जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है और जाना था उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि तारे क्या होते हैं, फिर ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं। आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति में मैंने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोटक सिद्धांत के तौर पर हम मानते हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत से हुई है, जिससे अभी का ब्रह्मांड और हमारे सूर्यमंडल और पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। तो आपसे अगर कोई पूछे ना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तब भी आप वही लिखिएगा महाविस्फोट का सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तब भी आप वही लिखिएगा। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, तब भी आप वही लिखिएगा। अब आप सोचोगे सौरमंडल तो सर बताए नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सौरमंडल में आप क्या लिखिएगा ना, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंडों तथा धूमकेतुओं के सम्मिलित रूप को, जिससे सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे अपने में बांधे रखता है, उनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सौर परिवार कह सकता है या सौरमंडल कह सकता है। दोनों का आंसर आप यही लिखिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा, ये तो आपको 2 नंबर का आंसर हो गया। अब इसके बाद लिखिएगा अगर आपका 3 नंबर या 5 नंबर का आंसर हुआ तो, ठीक है। 3 नंबर का आंसर हुआ तो इसमें कुछ और वर्ड आपको जोड़ने हैं। वैसे ये जो मैं बताऊंगा ना लाइन, 1-2 लाइन, ये सारे आपको 1 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपसे कभी पूछा जाएगा सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं या सौरमंडल का प्रमुख किसे कहते हैं। अब आप बोलोगे सौरमंडल का प्रमुख हम कैसे जानेंगे? देखिए, अब मानो आप अपने घर पे हो, आपके घर के मुखिया कौन है? आपके पापा या मम्मी, जो काम करते हैं, जिनसे हमें लाभ होता है, लाभ ही होता है। देखिए, ये सूर्य, मैंने आपको बताया था ना, तारे जो हैं वो उन्हें किसी और की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, वह अपनी ऊर्जा से ही अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन ग्रहों को तारों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें अपना खुद का प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता है। यानी सब किस पर निर्भर है? सूर्य पर निर्भर है। इसका मतलब सौरमंडल का मुखिया कौन हो गया? सूर्य हो गया। आगे आपसे पूछा जाएगा दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम बताइए। आपको तो वैसे पता ही होगा, सूर्य से सबसे नजदीक क्या है? बुध। सबसे दूर क्या है? वरुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। और बुध को क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नाम सुना सुना लगता है ना? हाँ, आपको इंग्लिश नाम भी याद रखना पड़ेगा। देखिए, समझते हैं ग्रहों का क्रम क्या है पहले, उसके बाद आगे की मैं बात बताऊंगा, ठीक है। पहले सूर्य से सबसे नजदीक होता है बुध, इसको कहते हैं मर्क्यूरी। उसके बाद होता है शुक्र, शुक्र को हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस। अब इसके बाद आपको पता ही है हमारी प्यारी पृथ्वी, ओके, इसको क्या कहते हैं? अर्थ। अब आगे जाएंगे तो ये होगा मंगल। मंगल को क्या कहेंगे? नासा का मार्स मिशन याद है ना, मंगल मिशन, वही मार्स। मार्स के बाद आएगा आपको बृहस्पति, बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर। अब बृहस्पति के बाद आएगा शनि, शनि को कहेंगे सैटर्न, सैटरडे, सैटर्न। अब आएगा यूरेनस यानी अरुण, यूरेनस। और उसके बाद आएगा वरुण, यानी इसको कहेंगे नेपच्यून। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखिए समझाता हूँ। कहेगा आपसे क्वेश्चन में सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो उसमें आप क्या लिखिएगा? बुध या मर्क्यूरी। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, इसमें आप लिखिएगा क्या? नेपच्यून यानी वरुण। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसमें लिखिएगा आप जुपिटर यानी बृहस्पति। आकार के हिसाब से सबसे छोटा, पहले हम लोग प्लूटो पढ़ते थे, याद है आपको? प्लूटो के बारे में मैं आज बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। अब होगा बुध, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन ग्रहों के लेकर भी, जैसे कि दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? देखिए 1, 2 और ये कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? थर्ड। अब कहोगे सर आपने सबसे बड़ा सबसे छोटा भी कहा था, तो सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध, तो उसमें पृथ्वी कौन सा कहलाएगा?
आगे देखिए देखिए, सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद होता है शनि, शनि के बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। क्या हो गया? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब नेपच्यून के बाद 5th नंबर पे हमारी आती है पृथ्वी। पृथ्वी होगी हमारी आकार के हिसाब से 5th नंबर पे। आगे भी बताऊं? ठीक है, बता दे रहा हूं। अब ये हो गई 5th नंबर पे। इसके बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद सबसे अंत में सबसे छोटा हमारा बुध। बच्चों, अभी हमने सौरमंडल के बारे में देखा। क्या होता है ना, आपसे सौरमंडल के बारे में तो पूछता ही है, साथ में ये पूछता है कुछ कुछ ग्रहों के बारे में। जैसे कि हमारे ग्रह, अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे सामने कौन सा ग्रह है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है, और भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे सूर्य के बारे में पूछ लेगा, फिर कभी आपसे कुछ ग्रहों के बारे में, बुध के बारे में, बुध को क्या कहते हैं, मंगल को क्या कहते हैं, वैसे पूछ लेगा। तो आपको जानते हो ज्योग्राफी क्या है? जानते हो ज्योग्राफी ना, आपको एक एक दो दो नंबर क्वेश्चन ही याद रखने जरूरी है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आप कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बना सकते, आपको 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, यही क्वेश्चन मिला के आपको बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको ज्योग्राफी समझना है ना, आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा याद रखने होंगे। और क्या होती है थ्योरी, थ्योरी से ही आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। समझते हैं? सबसे पहले आपसे सूर्य के बारे में क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा ना सूर्य के बारे में कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना, सौरमंडल का मुखिया किसको कहेंगे? सूर्य को। यानी सूर्य को सौरमंडल का मुखिया या सौरमंडल का क्या कहेंगे? प्रधान। सूर्य को ही सौरमंडल का प्रधान कहेंगे। अब पूछेगा आपसे सौरमंडल का केंद्र क्या है। अभी मैंने आपको पिक्चर में बताया था ना, केंद्र में क्या था, पता है आपको, याद है? सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है। यानी सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है। ये सब आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको याद रखना जरूरी है। इसे आप पॉइंट बना बना कर लिख लेना। सूर्य लिख लोगे, क्या क्या कहेंगे उसको, वैसे आप लिख सकते हो। वैसे मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ शायद आपको याद ही हो जाएगा। अब कहेगा सूर्य की सतह का तापक्रम कितना है, जानना जरूरी है। सूर्य की सतह का तापक्रम भी आपसे पूछा जाता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी के सतह का तापक्रम कितना है, पता है आपको? पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य के सतह का तापक्रम होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के सतह का तापक्रम कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछा जाएगा कि सूर्यमंडल की ऊर्जा का, सौरमंडल की जो ऊर्जा है किसमें निहित होती है, या सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत क्या है? कौन सा है? सूर्य है। सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। स्रोत किसका? सौरमंडल की ऊर्जा का। अब आपसे पूछेगा ना आगे, और एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछेगा सूर्य का जो ऊर्जा, सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे होता है, यानी सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वो होता है नाभिकीय संलयन। आपको पता है इसके बारे में? नाभिकीय संलयन क्या है ये आपको पता है? आपको शायद 2 गैसों के बारे में पता होगा, अगर आपने फिजिक्स ठीक से पढ़ा होगा तो। एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन के परमाणु में ना 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होती है, और हीलियम में क्या होती है? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो सूर्य में क्या होता है ना, सूर्य के केंद्र में 2 हाइड्रोजन मिलकर 1 हीलियम का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है, सूर्य का जो नाभिक यानी केंद्रक होता है, परमाणु का जो केंद्रक होता है ना, वो जुड़ जाता है। और संलयन का मतलब ही है वही, नाभिक यानी केंद्र, और संलयन यानी जुड़ना। आपको शायद विखंडन पता होगा, नाभिकीय विखंडन, वो होता है परमाणु बम में, परमाणु बम या अणु बम में। वैसे ही परमाणु बम में क्या होता है ना, एक बड़ा नाभिक जो है
परमाणु का केंद्रक वह छोटे छोटे परमाणुओं में बदल जाता है, छोटे छोटे नाभिकियों में टूट जाता है, इसलिए उसको विखंडन कहेंगे। और यहाँ जुड़ता है इसलिए इसे क्या कहेंगे, संलयन कहेंगे। इतना ही क्वेश्चन आता है लगभग आपके सिलेबस में, तो इतना ही क्वेश्चन है सूर्य से लेकर। अब पढ़ेंगे बुध के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा बुध के बारे में जान लेते हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा, मैंने ये क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या लिखोगे। हमें सबको पता है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध। फिर आपसे पूछेगा आकार के हिसाब से सबसे छोटा, यानी आकार में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, लिखेंगे बुध, यानी आकार में सबसे छोटा ग्रह है बुध। अब ये ग्रह है तो सूर्य की परिक्रमा भी करेगा। आपको तो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है तो पता ही होगा। समझते हैं बुध कितने दिन में करता है। आपसे कभी कभी बुध के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये इससे अब 2 क्वेश्चन पूछेगा, टीचर भी सोचेगा क्या आप पूछूं यार, 1-2 और पूछ लेता हूँ। क्या पूछेगा, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, करता है 88 दिन में। याद रखिएगा, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, मैंने आपके पिछले पेपर से निकाल के आपको बताया है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये आप ज़रूर से ज़रूर, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, शायद आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर पूछेगा बुध जो है अपनी धुरी पर, क्या अपनी धुरी पर घूर्णन कितने दिनों में करता है, घूर्णन करता है 59 दिनों में। हमारी पृथ्वी तो एक ही दिन में करती है, वो कैसे, इसको 59 दिन लग जा रहे हैं। इसका एक कारण है, ये क्या होता है ना, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण रुक रुक कर होता है, ये घूमता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है ना कि इसके घूर्णन पर उसका असर हो जाता है। इस कारण से यह घूमने में, इसका अपना धुरी पर घूमने में इसे 59 दिन लग जाते हैं। एक और क्वेश्चन होता है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शायद आप में आ सकते हैं। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था सूर्य का सतह का तापक्रम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछेगा बुध की सतह का तापक्रम कितना है, कहेगा तो आप लिख देना 400 डिग्री सेंटीग्रेड सतह का तापक्रम, ठीक है। इतना ज़्यादा तापक्रम। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो गया था सूर्य के पास और बुध के पास उसके बारे में पता करने कि हाँ मैं थर्मामीटर लेकर गया, सूर्य पर ऐसे लगा कर देख रहा हूँ, अरे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुध के सतह पर ऐसे लगाया, अरे ये तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा नहीं होता। दूर की वस्तुओं जो होती है ना, पृथ्वी से तो ये दूरी है, यहाँ तक हम जा नहीं सकते, जल जाएंगे। दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनका तापक्रम पता करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं का तापक्रम जानने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम होता है पायरोमीटर। क्या होता है, पायरोमीटर, पायरोमीटर। आपको यहाँ बगल में उसका पिक्चर दिख रहा होगा शायद। यही वो यंत्र है जिससे हमें सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी का तो हम जानते ही हैं, मंगल, बृहस्पति, जितने भी हमसे दूर जो तारे भी हैं ना, उनके बारे में भी हम, उनका टेम्परेचर कितना है सब जान जाते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसी के वजह से। अभी हमने सूर्य के बारे में समझा, बुध के बारे में समझा, अब समझते हैं शुक्र के बारे में। आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वो है शुक्र। अब क्या क्या पूछा जाएगा ये भी जानना जरूरी है। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की सहेली, यानी पृथ्वी की दोस्त, पृथ्वी की सहेली कौन है, कौन सा ग्रह है, क्या लिखेंगे, शुक्र, पृथ्वी की सहेली। फिर पूछा जाएगा पृथ्वी का जुड़वा,
पृथ्वी का जुड़वा कौन सा होगा? शुक्र। फिर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की भगनी, सारे के सारे रिलेशन ही बता रहे हैं ना, ऐसा ही पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। क्या कहूं मैं? पृथ्वी की भगनी, ये भी आपसे आपको क्या लिखना है? शुक्र। फिर पूछा जाएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य के नहीं, पृथ्वी के सबसे नजदीक। ये आपसे सिर्फ पृथ्वी को लेकर 4 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं शुक्र पे। अब आपसे पूछा जाएगा सौरमंडल के हिसाब से, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, क्या चमकीला, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? क्या कहेंगे हम लोग? शुक्र। अगला आपसे पूछेगा कि भोर का तारा किसे कहेंगे? क्या कहेंगे? भोर का तारा किस ग्रह को कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? शुक्र। फिर आपसे पूछेगा सांझ का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग? शुक्र। मिनिमम आपसे शुक्र को लेकर लगभग इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपको शुक्र को लेकर जैसे कि इसकी परिक्रमण गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, ये उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कि सर ये पृथ्वी की सहेली, पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की भगनी, ये सब क्यों कहेंगे? पृथ्वी से क्यों इसको रिलेट किया जा रहा है? क्या होता है ना, जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या होता है। तो पृथ्वी का जो व्यास है ना, लगभग उतना ही शुक्र का व्यास है, उससे थोड़ा सा कम होता है। यानी दोनों देखने में लगभग आपको समान दिखेंगे आकार के हिसाब से, इसीलिए इसे पृथ्वी की सहेली, अब सहेली एक जैसे रहेंगे तो सहेली, या फिर उसकी जुड़वा एक जैसा दिखेगा जुड़वा, भगनी आपकी भगनी, वैसे टाइप के सब तो एक जैसे लगेंगे, आपकी बहन आपकी भगनी एक ही जैसा लगेगी। वही पृथ्वी की सहेली, पृथ्वी की भगनी और पृथ्वी की जुड़वा कहते हैं इसे। और पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित अगर कोई ग्रह है तो वो शुक्र है। अब बढ़ते हैं अपने पृथ्वी, अपनी धरती माता की ओर। अभी हमने बुध और शुक्र के बारे में पढ़ लिया। आपको जानते हो बुक में आपका दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं होते। उपग्रह आपको पता है ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। यानी बुध और शुक्र के पास उपग्रहों की संख्या 0 होती है, दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं होता। आगे इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इनके पास कितने कितने उपग्रह हैं। पृथ्वी के बारे में तो आपको पता ही होगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये आपसे पूछा जाता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सिर्फ एक उपग्रह है? क्या कहेंगे हम? चंद्रमा। अब मंगल के पास 2 उपग्रह होते हैं, एक फोबोस और दूसरा डीमोस। अब बृहस्पति के पास आते हैं। बृहस्पति के पास कुल अभी तक ज्ञात 65 उपग्रह होते हैं। आप कहोगे सर आपने यहाँ 1 2 के बाद सीधा 65 पे छलांग मार दी, ये कैसे? अरे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो बृहस्पति है ना हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब सबसे बड़ा ग्रह है फिर भी 65 उपग्रह, कितना बड़ा होगा ये आपको मैं जब बृहस्पति के बारे में बताऊंगा ना तब बताऊंगा ये पृथ्वी से कितना बड़ा है। ओके, तब तक के लिए हम अभी पृथ्वी को जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। वैसे आपको देखिए पृथ्वी के बारे में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका घूर्णन, इसका आवर्तन, लेकिन मैं उतना अभी नहीं बताऊंगा। इसको मैं पृथ्वी के बारे में एक अलग से इसके बाद ही वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप जान लीजिएगा पृथ्वी के बारे में और क्या क्या पूछे जाएंगे। पृथ्वी से आपसे पूछा जा सकता है अनोखा ग्रह किसे कहते हैं? क्या पूछा जाएगा?
अनोखा ग्रह। अनोखा ग्रह किसे कहते हैं? अब अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं इसको? आपने तो बताया शुक्र क्यों, क्योंकि शुक्र पृथ्वी के जैसा दिखने में है, इसलिए इसको जुड़वा, सहेली, भगनी सब कहते हैं। अनोखा, पृथ्वी को अनोखा क्यों कहते हैं? अरे यहाँ पे जीवन है, पेड़ पौधे हैं, आप हो, मैं हूँ, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहते हैं। और किसी ग्रह में जीवन है क्या? नहीं है ना। यानी ये सभी ग्रहों में कौन सा है? अनोखा ग्रह है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहेंगे? नीला ग्रह। वो क्यों कहेंगे? 70% जल है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहेंगे। और एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया, पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ऐसा कौन सा ग्रह जिसका सिर्फ एक उपग्रह है? वो है चंद्रमा। अब आगे समझेंगे मंगल के पास। अब समझते हैं मंगल के बारे में। मंगल से आपको ज़्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह, लाल ग्रह मंगल को कहेंगे। अब आप पूछोगे इसे लाल ग्रह क्यों कहेंगे? ऐसा है ना, यहाँ की जो मिट्टी है इसमें आयरन ऑक्साइड, आयरन आपने समझा है ना, लोहा, लोहे का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो जंग तो आपने देखा होगा ना, लाल रंग का होता है। वही जंग के वजह से यहाँ की मिट्टी लाल होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, जानते हो क्या, कि आंतरिक ग्रह किसे कहेंगे? आंतरिक ग्रह तो आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने शायद सौरमंडल में पढ़ा नहीं है, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, जिसमें छोटे छोटे जो एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं ना, वैसे ही एस्ट्रॉयड एक गोल बनाकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका एक अपना पथ होता है कि हाँ ये इतने ही दूर तक रहेंगे। इसीलिए इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर रहने के कारण इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहेंगे। और बाकी जो चार हमारे ग्रह हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, उनको बाह्य ग्रह कहेंगे। एक और बात है कि ये सभी ग्रह ठोस है, यानी यहाँ की धरातल में मिट्टी यानी ठोस है। ओके, इस वजह से इसे पार्थिव ग्रह कहेंगे, यानी पृथ्वी जैसा। क्या कहेंगे इन्हें? पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। और इसके साथ इसे क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह। इन चारों को आपको पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह कहते हैं। ओके, अब चलते हैं पर हमारे बृहस्पति के पास। अब चलते हैं बृहस्पति के बारे में समझेंगे। आपको सबसे पहले मैंने बताया था बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, यानी ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसी के पास हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, यानी जिसका नाम है गनीमेड। गनीमेड, इसके पास हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम है गनीमेड। ये जो उपग्रह है ना, ये आपको बुध से भी बड़ा है। बुध का जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था विषुवतीय व्यास, क्योंकि हर ग्रह का विषुवतीय व्यास ज़्यादा होता है। नॉर्मल ग्रह के साइज से उसका विषुवतीय व्यास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नहीं थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वही बुध के विषुवतीय व्यास यानी बुध से थोड़ा सा बड़ा इसका उपग्रह है। तो समझ सकते हो आप ये कितना बड़ा ग्रह होगा, कि इसका उपग्रह एक ग्रह से बड़ा है। ओके, अब पढ़ेंगे शनि के बारे में। शनि के बारे में आपको एक ही बात याद रखना है, इसको छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ग्रह है ना, आपने देखा होगा शनि को हमेशा ऐसे अगर रहेगा वो शनि, तो ऐसे ऐसे बना होता है शनि के पिक्चर में हमेशा, आपने देखा ही होगा। तो ये जो है ना, चारों ओर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है इसके पास भी एस्ट्रॉयड का एक बेल्ट होता है, जो कि छल्ले के समान दिखाई देता है इस ग्रह में। और यही जो है, ये ग्रह जो है ना, इसी के पास हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो क्या कहेंगे? आपको लिखा होगा सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? आप क्या कहोगे आंसर में? शनि।
और अब पढ़ेंगे हम लोग अरुण के बारे में। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या कहेंगे? यूरेनस। ये जो ग्रह है ना, इसे लेटा हुआ ग्रह कहेंगे, कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ। अब आप पूछोगे सर इसको लेटा हुआ ग्रह क्यों कहेंगे, ये क्या सोया रहता है क्या? नहीं, अब समझिए। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, आपको पता होगा हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ ये थोड़ा ऐसे झुका हुआ रहता है, सही ना, 23.5 डिग्री झुका रहता है। लेकिन इसका जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ ऐसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ, इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि लोग इसको लेटा हुआ बोलते हैं। ये चल नहीं रहा है, लेटा हुआ है, लेट कर ऐसे ऐसे घूम रहा है, समझे? इसलिए इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अब बढ़ेंगे सिर्फ हमारा ये लास्ट कौन हो गया? वरुण यानी नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में भी कि हरा ग्रह किसे कहेंगे? अब कहेंगे हरा ग्रह। वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? हाँ, एक और बात कि शनि का जो वायुमंडल है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों का बना होता है, जो कि आपको थोड़ा येलो दिखाई पड़ेगा। आप कभी भी गूगल में सर्च कीजिएगा शनि यानी सैटर्न, आप देखिएगा, आपको शनि एक येलो कलर का दिखाई देगा। वो क्यों? क्योंकि इसका जो बादल है यानी वायुमंडल, हमारा वायुमंडल क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन इससे बना हुआ है ना, वैसे ही इसका जो वायुमंडल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना हुआ है। यानी यहाँ जो हमारे बादल क्या पानी से बने हुए होते हैं, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं, बहुत एसिड के बने होते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ के बादल जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? शनि। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, उस समय मैंने आपको बताया था कि मंगल के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाता है हमारे सौर मंडल में। ओके, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद वाले ग्रहों को क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह। इन सभी को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। और उसके साथ ये सारे जो ग्रह है ना, ये गैसों से बने होते हैं, गैसियस प्लैनेट है। जैसे कि आपने बृहस्पति के बारे में पढ़ा हुई होगा, ये गैसों से बना ग्रह है। शनि, अरुण, वरुण सारे गैसों से बने ग्रह हैं, इसीलिए इसे जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन। ये सब आपको ट्रू फॉल्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन कि जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। बृहस्पति को जोवियन ग्रह कहते हैं। अब आप पूछोगे जोवियन मतलब होता क्या है? जोवियन देखिए, बृहस्पति का मैंने आपको हिंदी में इंग्लिश में नाम क्या बताया था? जुपिटर। इसीलिए जुपिटर, जोवियन, जुपिटर के जैसे दिखने वाला, जोवियन ग्रह कहते हैं। अब समझते हैं कि हमारा प्लूटो कहाँ गया। हमने तो बचपन में 9 ग्रह पढ़े थे, पहले भी 9 ग्रह पढ़े थे, अब 8 ग्रह क्यों पढ़ रहे हैं? ये प्लूटो गया कहाँ पे? ऐसा है ना कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक बैठक हुई थी। इसमें क्या कहा गया था ना कि हमारे पास ग्रह अगर हम ऐसे देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ बहुत सारे ग्रह खोजने में मिल गए आपको, प्लूटो के जैसे दिखने वाले बहुत सारे ऐसे ग्रह हो गए। अब ये बोला इतने ग्रह को तो हम बता ही नहीं पाएंगे किसी को कि हाँ इतने सारे ग्रह हैं। अब आपको कोई 70 ग्रह का नाम बताएगा तो आप याद कर पाओगे क्या? नहीं ना। इसीलिए उन्होंने ग्रहों की एक श्रेणी बना दी। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये मानो अगर सूर्य है तो ग्रहों के बारे में उन्होंने क्या बताया था कि जो भी ग्रह, जो भी आकाशीय पिंड एक निश्चित पथ पर अगर सूर्य की परिक्रमा करेगा तो वही ग्रह कहलाएगा। और आकारों के बारे में भी उन्होंने कहा था कि एक निश्चित आकार होना चाहिए तभी वह ग्रह कहला सकता है। तो इसी हिसाब से ना क्या हुआ कि प्लूटो जो है वो श्रेणी में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्या करता है ना, जो हमारा वरुण हो गया ना, ये उसकी कक्षा में चला जाता है।
फेरा करते वक्त, अपना परिक्रमा करते वक्त, जब सूर्य की अपना परिक्रमा करेगा ना, तो ये मानिए अगर वरुण का पथ है ना, तो ये प्लूटो ऐसे चला जाता है कितनी बार। तो इससे क्या हो गया, इसका अपना निश्चित पथ नहीं रहा, ये किसी और ग्रह के पथ में चला जा रहा है। इस वजह से इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे, अगर कोई आपसे पूछे ना प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाया गया, तो लिखेंगे 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने ग्रहों के लिए एक श्रेणी बनाई थी, जिस हिसाब से प्लूटो उसमें सुरक्षित नहीं रह पाया, और उन्होंने एक कारण बताया जिस वजह से प्लूटो को हटाया गया है। अब वो कारण क्या है, वो कारण है कि प्लूटो जो है ना, वो आकार में सबसे छोटा है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये जो प्लूटो है ना, वो हमारी चंद्रमा से भी छोटा है। चंद्रमा से भी छोटा, चंद्रमा तो बहुत बड़ा है। नहीं, अब ग्रहों में आप सोचिए, एक उपग्रह के साइज का कोई ग्रह, हम ऐसा मान सकते हैं ग्रहों के साइज का एक उपग्रह चलो चलता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ग्रह का उपग्रह है, लेकिन एक उपग्रह के साइज का ग्रह है, इसीलिए उन्होंने आकार के हिसाब से पहले तो इसको हटाया। उसके बाद एक और बताया था, इसका गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण के बारे में मैंने तो आपको बताया ही था, इसका गुरुत्व बहुत कम है, जिस वजह से इसका गुरुत्व बहुत कम है, जिस वजह से ये अपने आसपास के जो एस्ट्रॉयड है ना, उनको हटा नहीं सकता है। यानी ये जो इसके परिक्रमण पथ है ना, इसमें आपको एस्ट्रॉयड भी दिखेंगे। जैसे हमारे धरती के आसपास आपको एस्ट्रॉयड दिखेंगे, वो कभी कभी आ जाते हैं हमारे वायुमंडल में और टूट फूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन इसके जो वायुमंडल में या इसके परिक्रमण पथ पर बहुत सारे एस्ट्रॉयड भी रहते हैं, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण तो कम है और वो इसे हटा नहीं पाएगा। इस वजह से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। कारण अगर पूछे तो आपको ये तीनों पॉइंट लिख देने हैं, इसको बनाकर लिख देना, ऐसे मत लिख दीजिएगा वरना नंबर भी नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। अब हमारा सौरमंडल पूरा खत्म होता है। आपको अगर इससे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होगी तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इसको दोबारा बनाकर आपको बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।